एवरीवन, आई एम शीनम। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेजिस्टेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट आज हम रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस ही आज का हमारा टॉपिक है, तो हम उस पर स्टार्ट करते हैं। अब रेजिस्टेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, पर फिर भी मैं आपको एक दोबारा क्लियर कर रही हूँ। देखो बच्चे, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये एक अपने आप में, जैसे अब मैं किसी चीज़ को रोकना चाहती हूँ तो मैं कुछ अलग टूल नहीं लूँगी, मेरे अंदर ही वो कैपेसिटी होगी कि मैं किसी चीज़ को रेजिस्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर मेरे को कोई परेशानी है तो मैं उसके लिए रेजिस्ट करूँ, उसके लिए मतलब उसको रोकूँ, तो वो मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर के खुद के अंदर ही, कि वो चार्ज को कितना रेजिस्ट कर सकता है, वो उसकी रेजिस्टेंस होती है। ओके, जैसे हमारे पास अब कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। अब जो तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहे हैं, मतलब कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। वो करंट को फ्लो करने दे रहा है कंडक्टर। अब इंसुलेटर्स हैं, उनमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, मतलब इंसुलेटर्स हैं जो उनके रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। यही हमारे पास रेजिस्टेंस। समझ आ गई? अब देखो, रेजिस्टेंस में आपकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को मैंने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर से। और इसका सिंबल कैसे बनाते हैं? देखो ऐसे करके, ऐसे हम किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस बनाते हैं। मैं इसके बारे में आपको सभी सिंबल्स के बारे में अब बताऊंगी इस क्लास के एंड तक। ठीक है, तो आपको ये सिंबल्स इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होते हैं रेजिस्टेंस के? ओहम, क्योंकि इसे ओहम ने डिस्कवर करा था। एक कांस्टेंट था ये आर, जिससे उसने इसको नाम दे दिया था क्या? दैट इट इज़ अ रेजिस्टेंस। तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं? ओहम। ऐसे भी लिख सकते हैं ओहम को। ओके, तो अब हमने देखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके, स्टार्ट कर रही हूँ। फैक्टर्स on which resistance depends। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। देखो बच्चे, नेचर ऑफ मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी क्या समझाया था अभी जब मैंने रेजिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था, कि जैसे हर एक कंडक्टर, हर एक मटेरियल की अपनी कैपेसिटी होगी। जैसे हर पर्सन टू पर्सन किसी चीज़ को अपोज करने की कैपेसिटी, जैसे किसी बंदे में गुस्सा ज़्यादा होता है, वो किसी को, सामने वाले को अच्छे से रोक सकता है, और किसी में गुस्सा कम होता है। तो ऐसे ही हर एक मटेरियल की भी, हर एक सब्सटेंस की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो करंट को कितना रोक सकता है। ठीक है, जैसे अब मैंने कंडक्टर जो इंसुलेटर की एग्जांपल दी थी, वही सेम आपको इसमें भी मेंशन करना है। resistance depends upon resistance depend on nature of material as conductors have low resistance and insulators have high resistance। ओके, समझ आ गया नेचर ऑफ मटेरियल। अब इसके फैक्टर्स बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको अच्छे से करो। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है लेंथ। किस पे डिपेंड करती है ये? लेंथ पे।
अब देखो, रेजिस्टेंस को एक एक पाइप में वाटर के फ्लो से समझना है। सपोज आपके पास एक पाइप है, उसमें से पानी पास कर रहा है, वाटर पास कर रहा है। तो देखो, जितनी लंबी पाइप होगी उतना पानी को पास करने में, वाटर को पास करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दैट इज़ सेम इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, कि जितनी हमारे पास किसी भी मटेरियल की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस को टाइम लगेगा, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको इसको याद किससे रखना है, कंपेयर करना है आपको वाटर पाइप से। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। It increase with increase in length। ये लेंथ के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे लिख देती हूँ, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि जितनी हमारी लेंथ होगी वायर की उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ओके, तो अब हमने थर्ड फैक्टर देखना है, किस पे डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर जो है वो है आपके पास, देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी पाइप है, जैसे सपोज दिस इज़ द पाइप, तो उसका जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, दिस पार्ट इज़ नोन एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लो आपके पास वाटर पाइप ही है, इसमें भी वही एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप वाटर पाइप को उसके माउथ से प्रेस कर देते हो तो वो जो वाटर है वो एकदम बाहर प्रेशर से निकलता है। ऐसे ही कि जो वाटर है उसको आपने रेजिस्टेंस समझना है, कि जब हम एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वाटर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही सेम इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, विद इंक्रीज इन एरिया रेजिस्टेंस डिक्रीज और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये मतलब डिक्रीज होने से इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। तो हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। अब देखो बच्चे, जब भी आप किसी चीज़ का टेम्परेचर रेस करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं कंडक्टर के वो बहुत ज़्यादा मूव करने शुरू हो जाएंगे, उनको एक एनर्जी मिल जाएगी तो वो रैंडमली मूव करेंगे। जितना उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी उनमें कोलिशंस ज़्यादा होंगी, वो आपस में ज़्यादा टकराएंगे जो उसके पार्टिकल्स हैं। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ। जैसे सपोज दिस इज़ अ कंडक्टर, तो इसमें ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। जब मैंने इस कंडक्टर को हीट अप करा तो इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये आपस में ऐसे रैंडमली मूव करना शुरू हो गए। तो ये जब मूव करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तो और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी, और भी ज़्यादा इनको हर्डल्स मिलेंगे फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने ये ऊपर फैक्टर्स लिखे हैं, हम इनसे ही कॉल रिलेट करके एक हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। देखो कैसे, हम क्या बोलते थे, हमने देखा कि जो आर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के,
और दूसरी चीज़ की रेजिस्टेंस है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये लिख सकती हूँ मैं इसे। तो हम प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटा देंगे और क्या लगाएंगे, रो L अपॉन A। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं, कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया है। या फिर जो इसका नेम था वो क्या है, रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, रेजिस्टिविटी क्या है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, होती तो एक टाइप से रेजिस्टेंस ही है, बट इसे क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल जैसे सपोज कर ले पर्टिकुलर एक क्यूब की होती है। जैसे मेरे पास जो रेजिस्टेंस है उसको हम कोई लेंथ एरिया ऐसे मतलब लेंथ एरिया पे वो डिपेंड करती है, बट जो स्पेसिफिक वर्ड जो रेजिस्टिविटी के साथ लग गया तब मतलब ये क्या करेगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम का ही रेजिस्टेंस फाइंड आउट करती है एक टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो एक कंडक्टर टू इंसुलेटर्स वेरी करती है। जो रेजिस्टिविटी की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of 1 centimeter cube of volume to oppose flow of current, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, एसआई यूनिट्स, इसकी यूनिट्स होती हैं ओहम मीटर। देखो कैसे निकालते हैं ओहम मीटर यूनिट्स, हमने अब फॉर्मूला जो लिखा था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो अब देखो इसकी यूनिट्स कितनी है, ओहम, और ये रो रह गया, इसकी तुम्हें पता ही नहीं, L की मीटर्स होती हैं, एरिया की मीटर स्क्वेयर होती हैं, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो M उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो की यूनिट्स कितनी आ गई, ओहम मीटर। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे हम यूनिट्स ड्राइव करते हैं। बच्चे देखो रेजिस्टिविटी है जो वो कैसे वेरी करती है, मतलब जितनी जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे हमारे पास जो बेस्ट कंडक्टर है वो क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देखो जितनी जिस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी क्या लिखेंगे, हायर इज द रेजिस्टिविटी बेस्ट इट इज़ अ कंडक्टर, वो इतना अच्छा हमारे पास क्या होगा, कंडक्टर होगा। जितनी वो, जैसे हमारे पास एग्जांपल है सिल्वर की सबसे हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है, और सिल्वर की हाईएस्ट रेजिस्टिविटी है दैट इज़ 1.16 × 10⁸ ये हाईएस्ट इसकी है। ठीक है, सिल्वर की। अब हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स। जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये कोई भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और उसके बाद जो हमने अब करना है, ये हमारा यहाँ तक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। बच्चे वो आपको देखो मैं थोड़े से इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़े से इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देखो जैसे कि बल्ब है, बल्ब को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बल्ब को लिखते हैं रेजिस्टेंस
या फिर रजिस्टर कैसे बनाते हैं उसे, और सेल को 1 इज़ पॉजिटिव नेगेटिव, जो बड़े वाली होती है इसे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल को मिला के हमारे पास क्या बनता है, सेल। और बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द बैटरी। जब हम काफ़ी सारे सेल्स को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, बैटरी। अब हमारे पास नेक्स्ट सिंबल क्या है, अमीटर। अमीटर कैसे बनाया था हमने, ऐसे। वोल्ट मीटर, वायर्स, उसको सिंपल लाइन से बनाते हैं, की, ओपन और एक क्लोज। जब ओपन होती है की, जब क्लोज है, ठीक है, समझ आ गया बच्चे। ये सिंबल्स हम सर्किट में यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच।